हुआ कुछ ऐसा था कि उस समय जिस घर में मेरी मम्मी और उनका परिवार रहा करते थे, वो घर काफ़ी पुराना हो चुका था। मेरी मम्मी अच्छे घर के थे, यानी कि वो लोग पैसे वाले थे। इसीलिए उस घर को छोड़कर इन लोगों ने अपने लिए दूसरी जगह पर एक अच्छा घर बनाने का सोचा। ज़मीन तो मेरे नाना के पास बहुत सारी थी। एक अच्छी सी ज़मीन देखकर उसमें एक बड़ी सी हवेली जैसा घर बनाने का सोच रहे थे, और फिर कुछ ही दिनों में इन लोगों ने उस घर को बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। कुछ 1 साल जितना समय लगा उस घर को बनने में। आखिर वो घर बन ही गया। वैसे तो 1 साल का समय कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती थी जिस वजह से काफ़ी समय के लिए काम को रोकना पड़ता था। जो मेरे नाना जी की माता जी थी, वो भी उस समय जिंदा थी। उनका कहना ये था कि घर मत बना, या फिर अगर बना रहा है तो उसे छोड़ दे, और अगर तुझे बनाना ही है तो हमें उस घर में मत लेकर चल। उनका कहना ये था कि वो घर अशुभ है। मेरी जो नाना जी की माता जी थी, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी, यानी कि जो कि मेरी मम्मी थे उनकी दादी लगती थी वो। मेरी मम्मी का कहना ये था कि वो ज़्यादातर समय अपना बिस्तर पर ही निकाला करते थे, और जब भी उन्हें उठकर कहीं जाना आना होता था तो हम लोगों को उनकी मदद करनी पड़ती थी। वो भी उन्हें दोनों साइड से पकड़कर उठाना पड़ता था। वो अपने बिस्तर से सही से उठकर चल भी नहीं पाते थे। शायद उन्हें पैरालाइज हो चुका था, लेकिन गांव में कोई अच्छा डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था। शायद इसीलिए वो अपनी बीमारी से कभी ज़िंदगी में रिकवर ही नहीं कर पाए। हुआ कुछ ऐसा कि वो हवेली तो अच्छे से बन गई, और फिर नाना जी ने कहा कि ठीक है, अब सभी लोगों को उस घर में जाना है। सभी लोग तैयार थे, लेकिन जो मम्मी की दादी जी थी वो अब भी मना कर रही थी। क्या पता उन्हें क्या हुआ था। उनका ये कहना था कि अगर घर में जाना ही है तो पहले उस घर में पूजा पाठ करवा ले। नाना जी ने कहा कि हाँ, वो तो मैं करवा लूँगा। पता नहीं क्यों, किस वजह से नाना जी ने उस घर में बिना पूजा पाठ करवाए ही सभी लोगों को लेकर वहाँ रहने लग गए। मेरी मम्मी की दादी जी का जो कमरा था वो उस हवेली में पहले माले पर था, और एकदम कोने का कमरा उन्हें दिया गया था। दरअसल हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। जो नाना जी की बहन थी वो भी नाना जी के साथ रहा करते थी। यही नहीं, बल्कि उनके पति और उनके बच्चे भी एक ही घर में रहा करते थे। हमारा घर पहले से भी काफ़ी बड़ा हो चुका था और सभी को अपने अपने कमरे मिल चुके थे। हाँ, जो मम्मी की दादी जी थी, उन्हें जो कमरा मिला था सिर्फ वो ही एकदम कोने में था। ऐसा लगता था मानो जैसा कि वो इस हवेली का कमरा ही नहीं है। और मम्मी की दादी जी का ख्याल पूरा पूरा मम्मी रखा करते थे। उन्हें खाना खिलाना, उन्हें टॉयलेट बाथरूम ले जाना, और इसी के साथ साथ जो उनकी दवाइयाँ चलती थी उस समय, वो दवाइयों का भी ख्याल मेरी मम्मी रखा करते थे। कुछ घर में जाकर 3 या 4 ही दिन हुए थे कि मम्मी की दादी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहने लगे कि बेटा, तुझे इस घर में कुछ महसूस नहीं होता? मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे क्या महसूस होगा। मेरी मम्मी की उम्र उस समय कुछ 17 या 18 साल की होगी। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में कुछ महसूस करती हूँ, क्या पता मेरे अलावा कोई उसे और महसूस करता है कि नहीं। मम्मी ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से नीचे उतर गई। जब मम्मी दोबारा गई तब मम्मी ने देखा कि उनकी दादी जी बेड पर नहीं बल्कि नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मम्मी को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। वो तुरंत घर वालों को आवाज़ देकर बुलाने लगी। फिर सभी लोगों ने उन्हें उठाकर बेड पर रख दिया। और मम्मी बताती है कि वैसे तो हर 1 घंटे में वो दादी जी के कमरे में जाया ही करती थी, ये देखने के लिए कि वो ठीक तो है कि नहीं। लेकिन जब मम्मी उस समय गई तो उन्हें नीचे गिरा देखकर वो काफ़ी घबरा गई। जो मेरे नाना जी हैं, यानी मम्मी जी के जो पिताजी थे, वो चिल्लाने लगे उनकी माता जी को कि
तुम नीचे कैसे गिर गए और तुम्हें क्या ज़रूरत थी खुद से नीचे उतरने की? लेकिन वो इस पर सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मैं नीचे नहीं उतरी, मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। दरअसल वो बात काफ़ी स्लो किया करते थे, क्योंकि जो पैरालाइज उन्हें हुआ था उस वजह से वो ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे। इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग उस कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन मेरी मम्मी उनकी दादी जी के पास ही रुक गए। और फिर मम्मी को उस समय पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि दादी जी की बात सुनना चाहिए, और उन्होंने दादी जी से पूछा कि आपको नीचे कौन गिराया? तभी दादी जी ने ऊपर छत की ओर इशारा किया सिर्फ। मम्मी ने जब ऊपर देखा तो ऊपर वहाँ कोई नहीं था। मम्मी ने कहा कि ऊपर ऊपर क्या है, छत के ऊपर कोई था क्या? दादी का कहना यह था कि सीलिंग पर कोई है, लेकिन मम्मी को उस समय कोई दिखाई नहीं दिया। जब मम्मी वहाँ से दादी को ठीक ठाक करके जाने लगी, तभी दादी ने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे कि तू मुझे छोड़कर मत जा, तू मेरे ही पास रुक जा, वरना वो मुझे जान से मार डालेगा। मम्मी को ये बात सुनकर कुछ अजीब लगा। मम्मी इसीलिए उनके पास बैठ गई और उनके सर में मालिश करने लगी कि दादी अगर सो जाएंगे तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। 10 या 20 मिनट में ही दादी जी की आंख लग गई और मम्मी कमरे से नीचे आ गए। फिर कुछ देर के बाद जब मम्मी ऊपर दोबारा दादी को देखने के लिए गई तो उन्होंने देखा इस बार दादी फिर अपने बेड पर नहीं थी, बल्कि नीचे गिरी हुई थी, और 2 बार गिरने की वजह से उनकी कमर की हड्डी में भी दर्द आ गया था। क्या पता हड्डी टूट गई थी या क्रैक हो गई थी। घर वालों ने दोबारा आकर उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया, और इस बार जो मेरे नाना जी है वो मम्मी को चिल्लाने लगे कि अब तू यहाँ से हटना नहीं, दादी का ख्याल रख। और इसी बीच कुछ शाम के 8 भी बज चुके थे, और आज मम्मी ऐसा बताती है कि उस समय हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक घर में खाना खाकर सो ही जाते थे। मेरे जो नाना जी है उन्होंने मम्मी से कहा कि तू दादी के ही साथ उन्हीं के कमरे में सो जाना, लेकिन इस पर दादी मना करने लगी। जो अब तक डर रही थी वो मम्मी से कहने लगी कि तू अपने कमरे में जाकर सो। मम्मी को तो ये सब बात समझ आई ही नहीं रही थी। खाना खाने के बाद मम्मी ने अपना बिस्तर दादी के बेड के पास लगाई तो दादी ने मम्मी को इशारा किया कि बिस्तर अपना थोड़ा दूर लगा, जिस पर मम्मी भी मान गई और मम्मी ने अपना बिस्तर उनके बेड से दूर लगाया। शायद दादी जी समझ चुके थे कि हो सकता है वही बुरी आत्मा मुझे आज फिर धक्का देकर गिरा दे, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे के ऊपर गिर जाऊं, यानी कि उनकी पोती के ऊपर। इसीलिए उन्होंने मम्मी से अपना बिस्तर दूर लगाने के लिए कहा था। अब हुआ कुछ ऐसा कि रात के 1:30 बजे के आसपास मम्मी की आंख खुली। जब मम्मी की आंख खुली तो मम्मी ने देखा कि दादी अपने बिस्तर पर हिल रही है, जबकि वो तो बराबर से उठ तक नहीं पाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ से घबरा कर या किसी चीज़ की वजह से वो इतना ज़ोर ज़ोर से हिल रही है। मम्मी तुरंत उठकर दादी के पास जाकर दादी को चिल्लाने लगी, क्या हुआ आपको, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन दादी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मम्मी को लगा कि शायद दादी नींद में है। मम्मी ने तुरंत ही उस समय घर वालों को जगाने की कोशिश की और सभी को जगाकर दादी के कमरे में बुला लिया, और सभी लोगों ने फिर वो हालत दादी की अपनी आंखों से देखा। दादी बस छत की ओर इशारा करे जा रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि ऊपर कोई है, लेकिन घर के बाकी किसी भी सदस्य को कुछ नहीं दिख रहा था। अभी सब लोग ये सोच ही रहे थे कि दादी को क्या हो गया कि एक जोर की आवाज़ आई, और वो आवाज़ से लोगों को ये समझ में आया कि शायद दादी दोबारा अपने बेड पे से गिर गई। सभी लोग कमरे के बाहर ही खड़े थे, इसीलिए सभी लोग तुरंत कमरे के अंदर घुसे, और जब घुसे तो उन लोगों ने देखा कि दादी तो बेड पर ही है, लेकिन उनके बेड के बाजू में साफ ऐसा देखकर समझ में आ रहा था कि कोई तो अदृश्य इंसान लेटा हुआ है। दादी आंखों से और हाथों से इशारा करने लगी, जिससे ये समझ में आया कि वो अपने बाजू में इशारा कर रही है। मेरे नाना उस समय समझ चुके थे
कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने बाकी घर के सदस्यों की मदद लेकर दादी को तुरंत उस कमरे से बाहर निकाल दिया और नीचे अपने कमरे में लाकर सुला दिया। मानो उस समय ऐसा लग रहा था कि अब जाकर दादी पहले से ठीक हो गई है, लेकिन शायद अब भी हम लोग गलत थे और फिर रात में सभी लोग सो गए। फिर मेरी मम्मी बताती है कि उस रात में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्होंने अपनी दादी जी को कभी नहीं देखा। नाना जी का ये कहना था कि रात में जब दादी जी को उनके कमरे में लेकर चले गए, यानी कि नाना जी के कमरे में, तो दादी जी पहले तो सुकून से कुछ आधा एक घंटा लेटे हुए थे और फिर अपने आप वो अपना गला किसी से छुड़ाने लगे, ऐसा नाना जी को लग रहा था, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद नाना जी ने देखा कि दादी जी की टांगे अपने आप हवा में उड़ गई है और ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें घसीट रहा है। नाना जी ने जब ये देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने घर वालों को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन दरवाज़ा इतनी टाइट बंद था कि साफ समझ में आ रहा था किसी अदृश्य शक्ति ने दरवाजे को पकड़ कर रखा है। नाना जी अंदर से काफ़ी समय तक चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा आकर नहीं खोला क्योंकि किसी को कोई आवाज़ ही नहीं आई। इसके बाद नाना जी बताते हैं कि जो बुरी शक्ति थी या जो कोई भी वो था, उसने दादी की टांग पकड़कर ज़ोर से घसीटा, जिसके बाद दादी का सर जाकर दीवार से लड़ गया और दादी वहीं के वहीं मारे गई। नाना जी को इस बात का बहुत सदमा हुआ। वो अकेले कमरे में अंदर चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर ये सारी दुर्घटना घटने के बाद एक ज़ोर की आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा अपने आप खोला। जब दरवाज़ा खुला तो नाना जी ने रो रो कर सभी लोगों को इकट्ठा किया और सभी लोगों को वो घटना बताई जो उस समय अंदर उनकी और उनकी माता जी के साथ घटी। लोग घर के काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। दादी जी का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी लोगों ने उस घर में ये निर्णय ले चुका था कि अब इस घर में एक पल भी और नहीं रहना है। इस घर को जितना जल्दी हो सके खाली करके चले जाना है। फिर हुआ भी कुछ वैसे ही। जब नानी जी का अंतिम संस्कार हो गया तो उसी दिन सभी लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। इसी के साथ साथ मम्मी का ये भी कहना है कि वो घर कई सालों तक वैसे ही बंद पड़ा रहा और अपने आप ज़्यादा समय तक बंद रहने की वजह से वो खंडर बन गया था। और फिर जो लोग आसपास के गांव के थे वो कभी जाकर घर से कोई भी सामान चुरा लेते थे। धीरे धीरे वो घर एकदम टूट फूट कर ख़त्म हो गया। लेकिन ये बात आज तक नहीं समझ में आई कि उस घर में किसकी आत्मा थी या क्या शक्ति थी जिसकी वजह से मेरी दादी जल्दी ही भगवान को प्यारी हो गई। तो दोस्तों, ये थी शिवानी जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये अतुल जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अतुल है और आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना 2012 में मेरे और मेरी फैमिली के साथ घटी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं जिस शहर में रहकर काम किया करता था, वहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा धोखा हुआ जिसकी वजह से मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए। और पैसे ना होने की वजह से मुझे अपने गांव जाना पड़ा, क्योंकि जिन जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे वो सभी लोग मुझसे अपने पैसे वापस लौटाने के लिए कह रहे थे और मेरे पास उस वक्त जहर खाने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए मजबूर होकर मैं अपने गांव चले गया। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि गांव में मेरा कोई नहीं रहता था। मैं अपने गांव जाने के एक हफ्ते के बाद उस गांव को भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला जो लोगों का पैसा मुझे देना था वो लोगों ने मेरा पता ढूंढकर मेरे गांव में भी आकर चले गए थे। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैं उन्हें उस समय मिला नहीं। इसीलिए मैं अपना गांव छोड़कर थोड़ी दूरी पर वहाँ पर चला गया रहने के लिए, जहाँ पर
मैं रहने के लिए गया था वहाँ मुझे एक बहुत ही सस्ता और अच्छा घर मिला और उसका किराया भी काफ़ी कम था। वैसे तो वो दो घर थे और दोनों ही घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बीच में एक दरवाज़ा भी था। लेकिन जब मैंने घर लिया तो उस ओनर ने मुझसे कहा कि ये जो आप लोगों को एक घर दिया जा रहा है इसमें 2 कमरे भी है, इसीलिए आप लोगों को बाजू का जो घर है जिसका एंट्रेंस एक घर के अंदर से ही था, उसके ऊपर एक दरवाज़ा लगा हुआ था और वो लॉक था। उसने कहा कि कभी भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करना। जो दूसरा घर है उसका सिर्फ एक ही कमरा था। उसने बताया कि उस कमरे में उन लोगों का कुछ ज़रूरी सामान भी है। वैसे तो उस कमरे का बाहर से एक दूसरा दरवाज़ा भी था और वो भी लॉक किया हुआ था, लेकिन उसने कहा कि ना ही तो कभी इसे अंदर से खोलने की कोशिश करना और ना ही बाहर से। मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, दोनों ही साइड से लॉक लगे हुए थे। वैसे भी उस समय मुझे सिर्फ घर चाहिए था। मुझे उससे क्या लेना देना है कि ओनर के कमरे में क्या सामान रखा हुआ है और क्या नहीं। मैंने उसकी बात तो उस समय मान ली और रहने चले गया। मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे वो घर दिलवाया था। वो अगले ही दिन मेरे पास आया, कहने लगा तेरे लिए यहाँ पर एक नौकरी देखा हूँ, अच्छी नौकरी है, तू नौकरी कर ले। मैं उसकी बात मान गया और अगली ही सुबह मैं उसके साथ चला गया। उसने मुझसे कहा था कि आज चलकर हम बात करेंगे, अगर उन लोगों को तू अच्छा लगा तो तुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा कि हाँ देखते हैं और उसके साथ चला गया। जब मैं शाम के कुछ 5:30 या 6 बजे घर लौटा तो मैंने पाया कि जो मेरा बेटा था वो आराम से एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। उस समय उसकी उम्र 6 साल की थी। वो बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, बस जो उसके पास एक बॉल रखा हुआ था वो उससे खेल रहा था। और मेरी पत्नी जो कि रसोई घर में थी, जब मैं घर में घुसा तो मैंने उससे पूछा कि आज ये इतना शांत कैसे है, क्योंकि जब भी मैं घर में घुसता था तो वो मुझे देखकर नाचने लगता और बस जिद पकड़ लेता कि मुझे चॉकलेट दिलाओ या बाहर घुमाने लेके चलो, या फिर उसके साथ खेलना पड़ता था। पता नहीं वो दिन वो इतना शांत था, उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन मैंने सोचा कि शायद खेल में उसका ध्यान है, इसीलिए वो मेरी ओर नहीं आ रहा है। हम लोग उस समय बातचीत करने लगे और फिर मैंने मेरी पत्नी से बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है, कल से मुझे नौकरी पर जाना है। वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद मैं अपने बच्चे के पास आया, उसे कहने लगा कि चलो तुम्हें कुछ चीज़ दिला लाता हूँ। लेकिन वो मुझसे कहने लगा कि मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। मुझे काफ़ी अब और ज़्यादा अजीब लगने लगा कि पहली बार ऐसा हुआ है इसने किसी चॉकलेट के लिए मना किया। मैंने कहा पक्का नहीं चाहिए? वो कहने लगा नहीं, मैंने तो चॉकलेट खा ली। मैं उसकी ओर देखता रह गया और फिर मैंने मेरी पत्नी से पूछा तुमने इसे बाहर से चॉकलेट ला कर दी थी? वो कहने लगी नहीं, हम दोनों तो कहीं बाहर ही नहीं गए, मैं इसे चॉकलेट कहाँ से ला कर दूंगी। मैं उससे कहने लगा कि तुम्हें चॉकलेट कौन दिया? बस इतना पूछना था कि वो बॉल लेकर उठकर बाहर आंगन में खेलने चले गया। हालांकि उस समय मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि मैं उससे पूछूं और भी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को ज़्यादा पूछना शायद अच्छा ना लगे, इसीलिए मैं चुप हो गया। उसके बाद रात के कुछ 10 बजे के आसपास हम तीनों ही अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। हम तीनों एक ही बिस्तर पर सोया करते थे। रात के कुछ 2 बजे एक आवाज़ आने लगी। जब वो आवाज़ आई तो मैं और मेरी पत्नी उठकर आसपास देखने लगे। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जो हमारा बच्चा था वो बिस्तर पर नहीं था। हम घर के बाहर आकर उसे ढूंढने लगे। वो हमें बाहर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं घर खोल के बाहर भी निकला आंगन में देखने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। गांव में भी एकदम सन्नाटा पसरा पड़ा था। मैं हर जगह पर उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है ये मेरे उसी दोस्त के घर पर चला गया होगा। मेरे दोस्त का घर लगभग मेरे घर से कुछ 200 मीटर की ही दूरी पर था। जब मैं अपने दोस्त के घर जाने लगा तो मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं भी साथ में चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों ही घर को ताला लगाकर मेरे दोस्त के घर पर चले गए। जब वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने हमें इस हालत में देखा तो वो लोग भी घबरा गए और पूछने लगे इतनी रात में क्या हुआ। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई।
फिर वो लोग भी अपने घर से बाहर निकलकर हमारे बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद करने लगे। लगभग 1-1.5 घंटा और ढूंढने के बाद, बहुत ज़्यादा थकने के बाद, हम दोनों ही अपने घर पर आ गए। जब घर का दरवाज़ा खोला तो पाया कि हमारा बच्चा घर के अंदर ही आराम से बैठा हुआ था। मुझे तो उसे देखते साथ ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसीलिए मैंने चिल्ला दिया, इतनी रात में तू कहाँ गया था? लेकिन इस पर वो एक भोली सी शक्ल बनाकर मुझसे कहने लगा कि मैं तो पापा घर पे ही था। मुझे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि घर तो हम लोगों ने अच्छे से देख लिए थे, लेकिन वो था ही नहीं। तभी ही मुझे और गुस्सा आया और मैं दोबारा जब उससे पूछने के लिए आगे बढ़ा तब मेरी पत्नी सामने आ गई। कहने लगी, हो सकता है वो घर में ही होगा, क्योंकि अगर ये बाहर होता तो हमने तो ताला लगा कर गए थे घर को, ये घर में वापस कैसे आता? उसकी बात में भी कहीं सच्चाई थी, इसीलिए मैं चुप हो गया और जो मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए थे उन्हें अपने अपने घर लौटा दिया। उसके बाद अगली सुबह हुई, मैं अपने काम के लिए वहाँ से निकल गया और जब शाम को मैं अपने घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी के पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हो गया? वो कहने लगी किचन में काम कर रही थी, अचानक से जो पानी का मटका था वो मटका अपने आप स्टैंड से हटकर उसके पैर पर गिर गया। मैं उसकी बात सुनकर अजीब सी शक्ल बनाकर उससे पूछा, अपने आप मटका गिर गया? वो कहने लगी कि हाँ, मैं वहाँ पर दूसरा काम कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मटका पहले धीरे से खुद ब खुद आगे हटा। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम है और इसीलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही कुछ पल में वो मटका अपने आप आगे खिसकता हुआ मेरे पैर पर गिर गया और मुझे इतनी ज़बरदस्त चोट आ गई। मुझे उसकी बात तो उस वक्त समझ नहीं आई, इसीलिए मैंने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी था। मैं जाकर चुपचाप लेट गया। अभी मैं लेटा ही था कि मेरा बच्चा भागता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा, पापा आज आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो क्या? मैंने कहा, नहीं बेटा, आज तो मैं भूल गया लाना। वो मुझसे कहने लगा, कोई बात नहीं, मैंने तो आज भी चॉकलेट खा चुका हूँ। मुझे उसकी फिर से ये बात सुनकर कुछ अजीब लगा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी पत्नी के तो पैर पे चोट आई हुई है, तो वो इसे बाहर ले जाकर चॉकलेट तो नहीं दिला सकती। पता नहीं इसे चॉकलेट कौन दिला रहा था, उस वक्त तो समझा नहीं और इस बात को फिर मैंने वहीं पर छोड़ दिया। ऐसे ही 2-4 दिन बीते होंगे कि जब मैं एक शाम में घर पर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। वो कह रही थी कि घर पे मेरा जो बच्चा है वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या करता है ये? तब मेरी पत्नी ने बताया कि ये ज़मीन पे चलते चलते अचानक से दीवार पे चलने लग जाता है। मैं उससे कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? वो बोली, मैंने अपनी आंखों से देखी। मैंने अपने बच्चे को बुलाया। मेरा बच्चा भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने कहा, बेटा मम्मा क्या कह रही है? वो हंसने लगा, बोला, अरे मम्मा कुछ भी कहती है। हालांकि इतना छोटा बच्चा, उसे तो इतनी बात करने भी नहीं आती थी। मैंने भी मेरी पत्नी से कहा, लगता तू पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। और उसके बाद हम दोनों ही, मैं और मेरा बेटा, बाहर निकल गए। मैंने उससे कहा, चलो चीज़ दिला कर लाता हूँ। लेकिन जब मैं लौटा तभी भी मेरी पत्नी वैसे ही अपने सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी और उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसे किसी बात का टेंशन सता रहा है। मैं उसके पास जाकर बैठा, उसे समझाने लगा। उसके बाद जब हम लोग खाना खाने बैठे तब मेरी पत्नी ने खाना भी नहीं खाया। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ने थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद सोने चले गए। वो रात में भी रात के 2:30 बजे के आसपास मेरी पत्नी की आंख खुली। जब वो उठी तो घबरा कर उसने मुझे उठाया। कहने लगी कि देखो, हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। एक अजीब बात ये थी कि हम लोग अपने कमरे में जब सोते थे तो दरवाजे के ऊपर की कुंडी लगाकर सोते थे और इतनी तो हमारे बच्चे की हाइट भी नहीं थी कि वो कुंडी खोल के बाहर जा सकता था। फिर मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि हमारा दरवाज़ा खुला कैसे था और बच्चा हमारा अपने बिस्तर पर नहीं था। मैं तुरंत बाहर निकला
और उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने मेरी पत्नी को बुलाया कि यह फिर से कहाँ गायब हो गया है। हमने टॉयलेट, बाथरूम, घर की छत, हर जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और अचानक से कुछ आधे घंटे के बाद वो हमें अपने ही रूम के अंदर से आवाज़ देता हुआ मिल गया। मैं तुरंत रूम में भागा। कहने लगा, तू कहाँ था? बोला, पापा मैं तो यहीं पर था। उसकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा कुछ तो छुपा रहा है। मैंने उस पर उसको चिल्लाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। इसीलिए मैं और मेरी पत्नी जाकर सो गए। अगले दिन भी कुछ वैसे ही हुआ। रात के जब 2:30 बजे, तब हमारा बच्चा अपने बिस्तर से गायब हो गया। इस बार मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना थी, इसीलिए उसके गायब होते ही तुरंत उसकी आंख खुल गई। उसने मुझसे कहा कि देखो, हमारा बच्चा फिर से कहीं गायब हो गया है। इस बार हम लोग अपने बच्चे की आवाज़ सुन पा रहे थे। ऐसा साफ समझ में आ रहा था कि वो किसी से बात कर रहा है। मैं और मेरी पत्नी वो आवाज़ सुनने के बाद धीरे से अपने कमरे से बाहर निकले और चारों ओर उसे देखने की, बल्कि उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार भी वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। जब बहुत ध्यान से सुना तो पाया कि जो बंद कमरा था, ये आवाज़ उसमें से आ रही थी। उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर हम दोनों एकदम चुपचाप खड़े हो गए और ध्यान लगाकर सुनने लगे। तब समझ में आया कि सच में आवाज़ें उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उस समय मेरी पत्नी ने मुझसे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अपने कमरे में चलो। मैं और मेरी पत्नी अपने कमरे में चले गए। हम लोग ने उस समय आपस में भी कोई बातचीत नहीं की, बस मेरी पत्नी मुझे सिर्फ चुप रहने का इशारा कर रही थी। अगली सुबह जब हम उठे तो इस बार हमारा बच्चा हमारे बिस्तर पर ही था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है। मैं उससे कहने लगा, अरे यार, अब हर चीज़ को भूत प्रेत से मत जोड़ा करो। वो मेरी बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी कि आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे तो उस समय कुछ समझा नहीं, इसीलिए मैंने अपने बच्चे को बुलाया। कहने लगा कि बेटा, तुम उस कमरे में जाते हो क्या? वो मुझसे पहले तो कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। उसके बाद जब मैंने थोड़ा ज़ोर से उससे पूछा तो बोला, हाँ पापा, मैं उस कमरे में जाता हूँ। मैंने कहा, क्या करते हो वहाँ जाके? बोला, कुछ नहीं, एक आंटी है वहाँ पर रहती है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उनके 2 बच्चे भी हैं जो कि मेरे अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। हम चॉकलेट भी साथ में ही मिलकर खाते हैं। अंदर बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं। मुझे उसकी बात सुनकर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैंने तुरंत अपने दोस्त को बुलाया और उससे कहने लगा, देख ये सब क्या बात कर रहा है, जबकि दरवाज़ा तो दोनों ही साइड से लॉक है। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ओनर से इस कमरे की या फिर ये दूसरे घर की चाबी मंगाता हूँ। मैंने उससे कहा, ठीक है, तो उससे चाबी मंगाई, आज इसे खोलकर हम देखते ही है। थोड़ी ही देर में मेरा दोस्त लौट आया। कहने लगा, ओनर बोल रहा है कि चाबी तो नहीं है, इसीलिए इतने समय से हम लोगों ने भी कभी उस कमरे को खोला नहीं। उसमें हमारा बहुत सारा कीमती सामान रखा हुआ है। इसके साथ साथ ओनर ने यह भी कहा था कि अगर आप लोगों को घर नहीं जम रहा है तो आप लोग मेरा घर छोड़कर जा सकते हो। उस समय मुझे नौकरी पर लगे हुए 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था और ना ही तो पास में हमारे कुछ ज़्यादा पैसे थे। कहाँ जाते थे उस घर को छोड़कर? मजबूरन उसी घर में रुकना पड़ा। और शायद मैं ये नहीं जानता था कि अभी आगे हमारे साथ कुछ और भी दुर्घटना होने वाली है। हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं अगले दिन काम पर गया और काम से लौटकर वापस आया तो मेरी पत्नी के सर पर से खून निकल रहा था। मैं उसे देखकर दंग रह गया कि इतना खून निकल रहा है और तुम डॉक्टर के पास नहीं गई? वो मुझसे बोलने लगी कि डॉक्टर के पास कैसे जाती, क्योंकि हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ चले गया है। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मिलता नहीं। तभी ही अचानक मेरी नज़र उस दरवाजे पे पड़ी और मुझे क्या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उस दरवाजे के पीछे ही मेरा बच्चा है। मैं जब दरवाजे के पास गया
और 2 मिनट खड़ा होकर मेरे बच्चे की आवाज़ सुनने की कोशिश किया, लेकिन मेरे बच्चे की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने अपना कान उस दरवाजे पर लगाया तो एक अजीब सी डरावनी आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। वो आवाज़ मुझसे कह रही थी, तेरा बच्चा भूल जा। ये सुनना था कि मानो मैं डर के मारे वहीं खड़े होकर कांपने लगा। और फिर अचानक से मैंने एक ज़ोर की चीख सुनी जो कि मेरी पत्नी ने लगाई थी। मैं जब पीछे पलट कर देखा तो उसकी आंखों से आंसू जा रहे थे और वो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही थी। मैं उससे कहने लगा, क्या हुआ? वो बोली, जो आवाज़ तुमने सुनी वो आवाज़ मैंने भी सुनी। दोस्तों, सच कहूँ तो उस समय घर की परिस्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा था, पत्नी के सर से खून जा रहा था और ऊपर से मैंने ऐसी डरावनी आवाज़ सुनी थी। मैं तुरंत भागता हुआ घर से बाहर निकला और सीधा अपने दोस्त के पास चला गया। जाकर उसे सारी बात बताई। वो मुझसे कहने लगा कि इतना सब कुछ हो रहा है तेरे घर पे और तूने आज मुझसे ये सब कहा। इसके बाद वो मुझे लेकर एक बाबा जी के पास गया। वो बाबा जी को जब मैंने सारी बात बताई तो बाबा जी ने कहा कि घर में कोई बुरी आत्मा है। मैंने उनसे कहा कि अब इससे बचे कैसे हम लोग। उन्होंने मुझसे कहा कि आज ही रात में मैं तेरे घर पर आऊँगा 2:30 बजे। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक तावीज़ दी। कहने लगे कि अपने घर के दरवाजे पर ये बांध देना। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेन डोर पर बांधना है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो तेरा बेडरूम का दरवाज़ा है, रात में जब तुम सभी लोग अंदर चले जाओ तब ये तावीज़ उस दरवाजे पर बांधना। मैंने कहा, बाबा लेकिन मेरा बच्चा तो अंदर है। वो कहने लगे कि फिक्र की कोई बात नहीं, तेरे जाने तक तेरा बच्चा फिर से बाहर आ जाएगा। जब मैं अपने घर लौटा तो मैंने पाया कि मेरा बच्चा सच में बाहर बैठा हुआ था। मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि ये कहाँ से आया, तो उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता। उसका ये कहना था कि मेरे सर से काफ़ी ज़्यादा खून जा रहा था और फिर शायद मैं बेहोश हो गई थी। दरअसल जिस दोस्त को लेकर मैं उस बाबा जी के पास गया था, उसी की पत्नी मेरे घर पर आई हुई थी मेरी पत्नी का ध्यान रखने, और शायद हो सकता है उसी ने पट्टी भी लगा दी हो। मैंने जब उससे पूछा तो उसका कहना ये था कि जब मैं घर पर आई तो तुम्हारा बच्चा सामने ही बैठा हुआ था। इसके बाद मैंने सारी बातें मेरी पत्नी को धीमे से बता दी और उससे कहा कि ये बातें अभी किसी को नहीं बताना। वो मुझसे सिर्फ हाँ में इशारा करते हुए अंदर बेडरूम में जाने लगी। मैं भी अपने बच्चे को लिया और कहने लगा, चलो रात हो गई है, अभी हमें चलकर सोना है। और उस तावीज़ को मैंने बांध दिया। उसके बाद रात के कुछ 2 सवा 2 बजे मैं उठ गया। मुझे पता था कि बाबा जी आने वाले हैं और उनका इंतज़ार करने लगा। अचानक 2:30 बजे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर गया तो सच में बाबा जी थे। बाबा जी घर में कदम रखते साथ अपने नाक को एक कपड़े से ढकने लगे। कहने लगे कि कितनी गंदी बदबू आ रही है। मैंने कहा कि हमें तो बिल्कुल नहीं आ रही, और साथ में बाबा जी के मेरा दोस्त भी आया था, उसका भी ये कहना था कि बदबू कहाँ आ रही है। बाबा जी लेकिन कहने लगे कि बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। उसके बाद उन्होंने उसी बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बदबू वहाँ से आ रही है। मैंने कहा, बाबा जी मेरा बच्चा भी उसी कमरे में जाकर बैठता है अंदर। इसके बाद वो उस कमरे के पास गए और जाकर पता नहीं वहाँ क्या किए। 2 मिनट के बाद पलटकर हमारे पास आए। कहने लगे, अपने बच्चे को अंदर से बाहर लेकर आओ। मैं अपने बच्चे को, जो कि गहरी नींद में था, उसे उठाकर बाहर ले आया। बाबा जी को देखकर ही वो अजीब सी हरकत करने लगा और फिर जोर से चिल्लाकर वो वहीं बेहोश हो गया। उसका शरीर ऐसे अकड़ गया था जैसे मानो किसी इंसान को फेंट आ जाती हो। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थी और उसके मुंह से फेस आ रहा था। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी आंखों से भी आंसू आने लग गए। इसके बाद बाबा जी उसके पास बैठकर कुछ तो पढ़ने लगे और अपने झोले में से कुछ निकालकर उसके ऊपर फेंक दिया।
कुछ पाउडर जैसा था, जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि काले रंग का धुआं उसके मुंह से धीरे धीरे करके बाहर निकला और वो पूरे घर में घूमते हुए एकदम से गायब हो गया। मैं बाबा जी से कहने लगा कि ये सब क्या था। वो बोले ये वही बुरी आत्मा थी जिसने तुम्हारे बच्चे के शरीर में अपना कब्जा जमा लिया था। मैंने कहा बाबा जी अब हमें क्या करना चाहिए। वो कहने लगे कि इस घर को जितना जल्दी हो जाए छोड़कर चले जाओ। मैंने कहा कि एकदम जल्दी तो नहीं जा सकते, हमें कम से कम 2-3 दिन का टाइम चाहिए। जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, उससे ज़्यादा और समय मत लेना। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी दूसरा घर ढूंढने लगा। अगली ही रात हमारे साथ फिर से एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसे आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुआ कुछ वैसे ही कि 2:30 बजे एकदम से मेरा बच्चा नींद से उठा और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगा। उसे बाहर जाना था। हालांकि वो पहले तो बाहर गया था, लेकिन इस बार दरवाजे पर तावीज़ बंदी थी, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। और फिर अचानक मेरे जो घर का मेन डोर था उस पर खटखटाहट हुई। जब मैं मेन डोर के पास जाने लगा तो मुझे बाहर से आवाज़ आने लगी मेरे दोस्त की। मैंने दरवाज़ा खोला तो इस बार भी मेरा दोस्त और वो बाबा जी थे। उन्होंने कहा कि मैं जानता था संकट अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, इसीलिए मैं दोबारा आया। वो आते साथ घर में मेरे बच्चे का हाथ पकड़ लिए और फिर उस पर कुछ पढ़कर फूंकने लगे, लेकिन इस बार वो बेहोश नहीं हुआ, बल्कि डरावनी सी आवाज़ में कहने लगा कि मैं इसी घर की चुड़ैल हूँ और मैं इसी घर में रहती हूँ। बाबा जी ने उससे कहा कि तू कब से यहाँ रह रही है, जिस पर उसने कहा कि मुझे यहाँ रहते रहते 40 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और फिर उसने बताया कि दरअसल इस घर को बनाने से पहले यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था। वो चुड़ैल उसी पेड़ पर रहा करते थी और जब ये घर बनाना था तब उस पेड़ को काट दिया गया और इस घर को बना दिया गया और इसीलिए वो चुड़ैल इस घर में आकर रहने लगी। इसके बाद हमें यह पता चला कि जो ओनर था उसके कुछ 6 बच्चे थे, उनमें से भी 2 को इसने जान से मार दिया था। और जो मेरा बच्चा मुझसे कह रहा था कि उस कमरे में मेरे 2 दोस्त और हैं, वो उसी ओनर के बच्चों की आत्माएं थी। इसके बाद बाबा जी ने कहा कि अब वो दोनों बच्चों की आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने का समय आ चुका है। फिर उन्होंने रातों रात तुरंत ही घर में पूजा करवाई, जिसके बाद पता नहीं वो 2 बच्चों की आत्मा को शांति मिली या नहीं मिली, लेकिन मेरा बच्चा जो कि अभी तक डरावनी आवाज़ों में चिल्ला रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। बाबा जी ने इसके बाद उसके गले में एक तावीज़ पहना दिया। कहने लगे कि अब इसे जितना जल्दी हो जाए यहाँ से लेकर जाओ। बस फिर क्या था, रातों रात हमने हमारे बच्चे को हमारे ही दोस्त के घर पर भेज दिया और अगले दिन हम सारा सामान लेकर हमारे दोस्त के घर पे चले गए। उसके बाद कुछ समय तक मेरे बच्चे की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, तो मैं दोबारा बाबा जी के पास गया, जिसके बाद बाबा जी ने मुझसे कहा कि वो अब चुड़ैल तो तुम्हारे बच्चे के शरीर से निकल गई है, लेकिन उसका साया अभी भी तुम्हारे बच्चे के ऊपर है। बस उसे वो तावीज़ पहना कर रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर 2-3 साल के अंदर ही अंदर मेरा बच्चा एकदम पहले जैसा नॉर्मल हो गया।